सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ। जैसे क्लैट वाले बच्चों के लिए जो जो असाइनमेंट्स क्लास में मिल रहे हैं, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उनको अच्छे से करो, उनको उनका एनालिसिस कराओ। जो गलतियां हो रही हैं उसके अंदर, वो गलतियां आगे ना हो। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि हम जो गलती आज कर रहे हैं वो गलती कल वापस से दोबारा ना करें, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, मॉक टेस्ट करने के साथ, असाइनमेंट करने के साथ, उस असाइनमेंट में जो गलतियां हुई हैं उनका एनालिसिस। उसका एनालिसिस कैसे होगा, उसका एनालिसिस होगा ऐसे कि जब आप अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपकी गलतियां हुई कुछ उसके अंदर, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि जो गलत हुआ सिर्फ उसी पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो सही हुआ उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों, उस पर भी कभी कभी करना जरूरी होता है। मान लो आपका ऑप्शन तो सही आपने लगा दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने ए ऑप्शन लगाया क्यों है। ए ऑप्शन सही था, आपने ए लगा दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ए क्यों लगाया है, तो वो एग्जाम में फिर गलत हो सकता है। क्योंकि जो रीजनिंग यहाँ पे आपकी काम कर गई गलती से, वो गलती एग्जाम में शायद ना हो पाए, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज 20 जून है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब रिफ्यूजी होता कौन है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इस साल की थीम याद रखेंगे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम है सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज के साथ क्या करना है, सॉलिडेरिटी बनानी है। तो रिफ्यूजी होता क्या है, सवाल ये उठता है मन के अंदर, है ना। तो भाई एक, जी गुड इवनिंग किसा जी। हाँ, तो आज 20 जून रिफ्यूजी डे है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है 20 जून, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया था कि ऐसा डे हम मनाएंगे। और पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2001 में। तब, जब 50 साल पूरे हो गए रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के, ठीक है, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के 50 साल पूरे होने के बाद वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाना शुरू किया गया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है जिसने डेफिनेशन दी है रिफ्यूजी की। तो रिफ्यूजी की डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी, क्योंकि कई बार हम लोग एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट के अंदर, है ना। तो इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजी को अगर हम एक ही पलड़े में आकेंगे, मतलब उसको बराबर समझेंगे, तो वो गलत है। इलीगल इमिग्रेंट अलग है और रिफ्यूजी अलग है, दोनों का लीगल स्टेटस बिल्कुल अलग है। कौन है रिफ्यूजी, जो पर्सन फोर्सफुली अपने कंट्री से निकाला गया हो, जो अपने कंट्री में, जो अपने नेटिव कंट्री में क्या हो, परसिक्यूटेड हो, जो अपने देश में परसिक्यूटेड हो, किसकी वजह से, चाहे वॉर है, कंफ्लिक्ट है, उसकी वजह से वो फोर्सफुली बाहर निकाला गया है, या परसिक्यूटेड है ड्यू टू हिज रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, या पॉलिटिकल ओपिनियन, ठीक है। मैं पॉलिटिकल ओपिनियन कोई रखूं, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाला अभिजीत दीप के है ना, तो वो अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन अगर कल को रखने लगे, अभी तो वो आंदोलन और समाज सेवा के, समाज सुधार की तरफ वो सारी बातें चल रही हैं उसकी, लेकिन कल को वो क्या करे, पॉलिटिकल ओपिनियन रखने लगे जो हमारी सरकार को पसंद ना आए, और उसका, उसको ये कह के कि भाई ये तो यूएसए से आया है और ये क्या है, ये तो सीआईए का एजेंट लग रहा है हमको, इसको हम पकड़ के जेल में डाल देंगे, वो किसी तरह से भाग के दूसरे देश में चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेफ्यूजी। वहीं पे आप लोगों ने मूवी देखी होगी डंकी, डंकी देखी है। तो डंकी में, नहीं देखी डंकी, उसमें क्या होता है, डंकी बताता हूँ। डंकी एक तरीका है, मतलब डंकी मार के कई लोग इंडिया से यूएसए जाते हैं, उसको बोल, बिना पेपर्स के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के चले जाते हैं, ठीक है। अब वो क्यों जा रहे हैं, फॉर बेटर लाइफ स्टाइल। वो यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड नहीं है, यहाँ कोई मार नहीं देगा उनको, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, उनके साथ कोई वायलेंस नहीं हो रहा, उनके ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन नहीं हो रहा इंडिया के अंदर, बल्कि इंडिया के अंदर वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं तो वो जाने की ही फीस 70 लाख 80 लाख रुपए होती है। और वो कैसे जाते हैं, इंडिया से जाएंगे मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया वगैरह कहीं चले जाएंगे, फिर वहां से चले जाएंगे वेनेजुएला, बोलीविया, कोलंबो, उधर साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में,
फिर वहां से वो पैदल पैदल चलेंगे पूरा पनामा का जंगल पार करते हुए, कोलंबो का जंगल पार करते हुए, जहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज्यादा है, बहुत जहरीले सांप है, दुनिया का सबसे घना जंगल पड़ता है वो, अमेजोन का जंगल, है ना। उसके अलावा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। उसके अलावा वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वहां पे लोगों को लूट लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इंडिया में लोगों को फोन करते हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो तुम्हारे बंदे को नहीं छोड़ेंगे, महिलाओं का रेप हो जाता है। ठीक है, तब भी लोग अपने जीवन को दांव पे लगा के 70-80 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, दीवार कूदते हैं मेक्सिको की, और मेक्सिको की दीवार कूद के वो यूएस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, किस सपने के साथ, कि वहां जाके बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। तो वो कौन हो गया, वो इलीगल इमिग्रेंट हो गया। और जो अपने देश में जिसको खतरा है और वो उस खतरे से बचने के लिए दूसरे देश में गया है, वो हो गया रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिफ्यूजी कन्वेंशन है। रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या कहती है, 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है। इसका ये सब वो है, मतलब जो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि डेट आ गई, एनफोर्स कब हुआ, 1954 में, बैकबोन के इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ है, ठीक है। तो इसका जो एक मेन नियम है वो है नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट क्या कहता है कि जिस देश में उस व्यक्ति को खतरा है, जैसे रोहिंग्याज हैं, उनको म्यांमार के अंदर खतरा है, वो रखाइन स्टेट में रहते थे और वहां पर उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट एथनिक वायलेंस होते थे। जो वहां की मिलिट्री मिलिट्री जो जुंटा सरकार है वहां की, वो जुंटा सरकार उनके अगेंस्ट क्या करती थी, वायलेंस करती थी। तो वो लोग भाग के बांग्लादेश और इंडिया में आ गए, है ना। तो वो क्या हो गए, वो रिफ्यूजी हो गए, ठीक है। तो हम उनको रिफाउल नहीं कर सकते, यानी कि वापस म्यांमार भेजने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम वापस जाओ अपनी जगह पर। क्या कहता है, नो कंट्री कैन डिपोर्ट, रिटर्न और एक्सपेल अ रिफ्यूजी इफ देयर लाइफ फ्रीडम इज एट रिस्क। ये किसका नियम है, रिफ्यूजी कन्वेंशन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हाँ, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। तो रिफ्यूजीज को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ सभी लोगों के लिए, इंडिया के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 कहता है कि सभी लोगों के लिए नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो राइट टू लाइफ किसके लिए है, एवरीबडी, और एवरीवन, सबके लिए। जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ सिटीजन के लिए, लेकिन आर्टिकल 21 सबके लिए, वहां सिटीजन का कोई नहीं। तो लाइफ, डिग्निटी, एक्सेस टू कोर्ट्स, कोर्ट जा सकता है वो, ठीक है। जैसे यूएस के अंदर भी मोडस ऑपरेंडी हम लोगों का यही रहता है, जो इंडियंस जाते हैं वहां पे, वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग जो इनका इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसके अंदर पहुंच जाए, और वहां पे जाके क्या बोलते हैं कि हमें हमारे देश में खतरा है, हमें इंडिया में खतरा है। तो इंडिया में खतरा है तो आप हमें वापस भेजो, हमें रिफ्यूजी की तरह यहाँ रख लो। तो वो वहां पर दूसरे दर्जे के सेकंड हैंड सिटीजन बनने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया में 70-80 लाख रुपए खर्च करके अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्क अपॉर्चुनिटी देना है उनको, ठीक है। सिमिलर बट नॉट इक्वल, सारे अधिकार नहीं मिलेंगे लेकिन सिमिलर से अधिकार, जो जिस भी देश में गए हैं उस देश में जो उस देश के लोगों के लिए जो अधिकार हैं, सिमिलर, कुछ कुछ वैसे ही, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ वैसे ही अधिकार रिफ्यूजी को भी देने पड़ेंगे। प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करना है कि वो इंटीग्रेट हो जाए समाज के अंदर। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन, याद रखना, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ। तो इंडिया इज नॉट बाउंड बाय रिफ्यूजी कन्वेंशन, इन सब नियमों से इंडिया बाउंड नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 है, फॉरनर्स एक्ट है। तो इन एक्ट्स के अनुसार हम लोग, ऐसा नहीं है कि जो भी आया उसको इन्फिल्ट्रेटर मान लेंगे, हर कोई इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। तो सब कुछ, जैसे रोहिंग्यास को हम नहीं भगा रहे ना, रोहिंग्यास को हमने आने दिया ना इंडिया के अंदर, रहने दिया। तो वो ये है कि हम भले ही कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन हम लोग उसके नियमों को अपने अनुसार, अपने देश परिस्थिति के अनुसार उसको लागू करते हैं। हम लोग पर्सन टू पर्सन क्या देखते हैं, इंडिविजुअल केस देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, वो क्यों आया है इंडिया के अंदर, ठीक है। नीतू जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपको उस दिन थोड़ा सा वो भी कंफ्यूजन भी था, है ना, मेरे ख्याल से, कि रिफ्यूजी और इनफिल्ट्रेटर के बीच में, है ना। तो आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है,
रिफ्यूजी की डेफिनेशन एक बार हल्का सा देख लो, गुड इंपॉर्टेंट है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, जल्दी ज्वाइन किया अरे करो सर टाइम पे। सर वो ट्राई हो रहा था, पता नहीं जब से लोडिंग हुआ लोगी वो ज्वाइन ही नहीं हो थी, वो तीसरी बार में हुई है। चलो कोई बात, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आज 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है। रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या है? जो अपने देश में परसिक्यूटेड है, परेशान है, उसके देश में वॉर चल रही है, तो उससे वो भाग के बच के कहाँ है, दूसरे देश में आया, तो उसको नॉन रिफॉलमेंट का रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से नियम है कि उसको वापस नहीं भेज सकते, रिटर्न नहीं कर सकते जब तक कि उसके देश में उसको खतरा है। ठीक है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 और फॉरनर्स एक्ट के अनुसार उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, इंडिविजुअली हर एक केस को देखा जाएगा। हाँ, ये तो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, लिख लो जो लिखना है लिख लो। अपने हाथ से लिख लेते हो तो वो है क्या ना, याद रह जाता है। हमारे ऊपर बाध्य नहीं है ये नियम। हमारे ऊपर रिफ्यूज, अगर हम रिफ्यूजी कन्वेंशन को किसी भी तरीके से वायलेट करते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट में कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने साइन किया था और इन्होंने माना नहीं। ठीक है ना। कुछ कन्वेंशन ऐसी हैं जो सभी पे लागू है। कुछ कन्वेंशन मतलब मोस्टली जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गई, ट्रीटीज हो गई, केवल पार्टीज पे ही लागू होती हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ ये नियम हमारे ऊपर लागू होंगे। सिर्फ वही नियम लागू होते हैं इंटरनेशनल लॉ पे। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ सबके ऊपर यूनिफॉर्मली नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि सबके देश के अलग अलग सोवरेनिटी है, तो वो अपने सोवरेनिटी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक आर्टिकल 19 आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल 19 हमारे बहुत सारे अधिकार देता है, यानी कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमको देता है। ठीक है। आर्टिकल 19 क्या क्या देता है? आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है 6 तरह की, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी होंगी, है ना, 6 फ्रीडम्स। ठीक है। तो वो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया, हम असेंबल हो सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये केस का नाम क्या है? ये केस का नाम है मनियार इलियास आलियास शेख रियाज एंड अनदर वर्सेस वीपी अयप्पन एंड अदर्स। जो जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं उनको तो ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, एंड अदर्स 2026 INSC 647। ठीक है। पूरी साइटेशन अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है जुडिशरी वालों के लिए, है ना। और इसके अंदर क्या हुआ है, इन अधिकारों की हम क्यों बात कर रहे हैं? इन अधिकारों की हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक 5 साल 6 साल का बच्चा था जो स्कूल के लिए जा रहा था अपने अपने पिताजी के साथ, और उसको बस ने उड़ा दिया। कहाँ चल रहा था वो? फुटपाथ पे चल रहा था। तो फुटपाथ पे चलते हुए बच्चे को उड़ा दिया। एक तो हो गया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जब हम क्रिमिनल और टॉर्ट्स के नजरिए से देखते हैं तो टॉर्ट भी है, और क्रिमिनल ऑफेंस देखते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस भी है ना। कॉजिंग डेथ कम से कम नेग्लिजेंटफुली है ना। अगर हम ये ना भी माने कि उसने कल्पेबल होमोसाइड या मर्डर किया है, तो कम से कम कॉजिंग डेथ नेग्लिजेंटफुली है। बाकी तो उसके डिटेल्स में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्राइम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे है। क्या कह रहा है जजमेंट? कि भाई फुटपाथ पे चलना भी मेरा फंडामेंटल राइट है। पैदल चलना सबसे नेचुरल काम है एक व्यक्ति का, तो फंडामेंटल राइट है। और किससे कनेक्ट किया है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया से तो कनेक्ट किया ही है, साथ में स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी कनेक्ट किया है, राइट टू असेंबल और राइट टू एसोसिएशन से भी किया है। क्या कह रहे हैं? द कोर्ट सेड वॉकिंग इज नॉट मियरली अ फिजिकल मूवमेंट। केवल एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है, इट इज कनेक्टेड विद द एक्सप्रेशन, असेंबली, सोशल इंटरेक्शन एंड डेमोक्रेटिक लाइफ। वो डेमोक्रेटिक लाइफ को एंजॉय करने का माध्यम है। जब हम फुटपाथ पे चलने का हमको अधिकार ही नहीं होगा, जब हम फुटपाथ पे इजीली वॉक ही नहीं कर पाएंगे, तो हम सोशल कनेक्शंस कैसे बनाएंगे, तो फिर एसोसिएशंस कैसे बनेंगे, तो फिर हम अपने आप को एक्सप्रेस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे एक्सप्रेस? तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केवल आर्टिकल 19(1)(d) ही नहीं, A B C भी इससे अफेक्ट हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक हमारे पास नया फंडामेंटल राइट आ गया, कौन सा? राइट टू
राइट टू वॉक फ्रीली ऑन फुटपाथ, demarcated footpaths. क्या कह रहे हैं? Walking freely on demarcated and well maintained footpath is a fundamental right. ठीक है? सर फुटपाथ पे हाँ, बिजनेस भी अलाउड है? फुटपाथ पे बिजनेसेस अलाउड नहीं है। फुटपाथ पे जो दुकानें लगा लेते हैं वो दुकान लगाना अलाउड नहीं है, केवल हॉकिंग अलाउड है। हॉकिंग इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि आप एक ठेला लेके जा रहे हो, उस पर चलते चलते सामान बेच सकते हो। जो फुटपाथ के ऊपर एंक्रोचमेंट करके दुकान बना लेते हैं, चाय की टपरी, सिगरेट पान गुटखा की टपरी, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का, जैसे मजदूर यूनियंस हो गए, बार काउंसिल है, वो हमारा वकीलों का एसोसिएशन है ना। तो एसोसिएशन किसी भी तरह का एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी भी एक एसोसिएशन है, कोई भी एसोसिएशन लोगों का, लोग जहां पर लोग मिलके कोई एक काम को करने के लिए वो कर रहे हैं। ट्रस्ट भी है तो वो भी एसोसिएशन है, कोई ट्रस्ट बनी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, कोई एनजीओ बनी है, कोई मजदूर यूनियन है, वर्कर्स यूनियन है, वकीलों की यूनियन है, टैक्सी वालों की यूनियन है। तो इस तरह की यूनियंस क्या है, ये सारी एसोसिएशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आर्टिकल 19 तो अफेक्ट हुआ इससे, आर्टिकल 21 भी अफेक्ट हुआ। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो जीवन जीने का अधिकार इससे अफेक्ट हुआ। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या की? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट वॉकिंग इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लाइफ। इट ऑल्सो सेड that over years governments and local bodies have widened the road but and built motorways बनाते जा रहे हैं हम लोग चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते जा रहे हैं, लेकिन फुटपाथ हमारे से गायब होता जा रहा है। ये भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दी। तो पेडेस्ट्रियन वर्सेस मोटर व्हीकल के डिबेट के अंदर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मोटराइज्ड व्हीकल्स जो है, मोटरसाइकिल जो है, जो अक्सर फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ाई देते हैं लोग, जहां पे जाम लगा होता है फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के ले जाते हैं। तो वो मोटरसाइकिल्स जो है वो भी क्या है, उनसे पहला अधिकार पैदल चलने वाले का है। द कोर्ट क्रिटिसाइज द आइडिया दैट रोड बिलोंग टू मेनली टू मोटर व्हीकल्स। अर्लियर मोटर व्हीकल्स वर सीन एज सिंबल ऑफ वेल्थ, बट टुडे मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट डोमिनेट्स रोड्स कंप्लीटली। आज पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, भीड़ हो गई है मोटराइज्ड व्हीकल्स की। पहले इक्का दुक्का लोगों के पास होती थी तो वो क्या दिखाता था, वो इट वाज सिंबल ऑफ वेल्थ, है ना। आज क्या सबके पास है और भीड़ हो गई है। तो एज अ रिजल्ट पेडेस्ट्रियंस आर ऑफन ट्रीटेड एज न्यूसेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या सोचते हैं, ये पैदल आदमी, इसकी कोई औकात नहीं है, ये क्यों आ गया मेरी गाड़ी के सामने, मुझे ब्रेक मारने पड़ गए, जबकि पहला अधिकार उसका। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस अप्रोच एंड सेड कॉमन स्पेसेस शुड नॉट बी मोनोपोलाइज्ड बाय मोटराइज्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बदलने के लिए ये कहा है और स्टेट के ऊपर ड्यूटी डाली है कि वो फुटपाथ बनाए, उसको डिमार्केट करे, प्रॉपर उसको मेंटेन करे ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो। ये जिम्मेदारी और फ्रेमवर्क बनाने की बात की है कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए, ये भी तय करना है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री को ये जजमेंट की कॉपी भेज दी गई। ठीक है, अभी तो हमने आर्टिकल 19(1) को बचाया और पेपर लीक जो हुआ नीट का, उसके बाद सरकार ने जो टेलीग्राम के ऊपर बैन लगाया है, उसको हाई कोर्ट कहता कि ठीक है, ये बैन ठीक है, बिल्कुल सही बैन लगाया है एकदम। क्या देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, सेक्शन 69 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 69 के अंदर क्या कहता है कि सेक्शन 69 अलाउ करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक डाउन करने। कौन सा वर्ड यूज करता है? इंफॉर्मेशन, याद रखना किस वर्ड को यूज करता है, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्पीच है, ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे ये काम हो रहे हैं, तो उसको क्या कर सकती है गवर्नमेंट? टेक डाउन कर सकती है अंडर सेक्शन 69A IT एक्ट। ठीक है,
तो 69A क्या कह रहे हैं, द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 69A कैन कवर नॉट ओनली इंडिविजुअल पोस्ट्स बट द होल बट और मैसेजेस बट ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करता है, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को, पूरी ऐप को टेक डाउन कर सकती है गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या किया, सेक्शन 69 को वाइडन कर दिया, उसका इंटरप्रिटेशन वाइडन कर दिया। तो टेलीग्राम का आर्गुमेंट क्या था, कह रहे कि भाई कुछ लोगों की गलती की, जो लोग मिस यूज कर रहे हैं उनकी गलती की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप उन लाखों लॉफुल यूजर्स को भी डिप्राइव कर दे रहे हो एक सर्विस से, जो कि कुछ गलत काम नहीं कर रहे, जो कि उसका अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने राइट टू ट्रेड और प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पर। तो उनको आप क्या कर रहे हो, उनको आप यूज नहीं करने दे रहे हो, वो लॉफुल यूजर्स है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या कहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये चैनल कि हम लोग, अगर उन्होंने कहा कि आप चैनल स्पेसिफिक टेक डाउन करो ना, कि इस चैनल के ऊपर आ रहा है नीट का पेपर, तो उस चैनल को टेक डाउन कर दो जिस चैनल के ऊपर आ रहा है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर मल्टीपल चैनल्स बनते चले जा रहे हैं और हर एक चैनल को टेक डाउन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो ये काम नहीं कर सकते। तो हमने कल क्या देखा था, प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। सर एक बार पहले वाले टॉपिक की तरफ करना जिसपे 69A का वो रहता है। ये तो बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना, अगर कुछ छूट रहा है तो 69A के अंदर ये सारे जो पॉइंटर्स हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये सारे पॉइंटर्स जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के से बाहर नहीं जा सकते कहीं पर भी, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि कहां कहां पर हमारी स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और रेस्ट्रिक्शन भी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। जो एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, एग्जीक्यूटिव ले रही है, तो वो एक्शन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर खरा उतरना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट ना करे। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को देखते हुए कोर्ट ने क्या बोला है ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के लिए बोला है, लेजिटिमेट तो है ही, ये तो हमने कल देख लिया था, 2 पॉइंट, और नेक्सस भी है, ठीक है, रैशनल नेक्सस भी है। टेलीग्राम वाज बीइंग यूज्ड फॉर नीट रिलेटेड फ्रॉड्स, the measure was necessary due to repeated creation of mirror channel and bots। तो मेजर कैसा है, क्योंकि बॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स क्रिएट हो रहे हैं, सबके ऊपर एक एक करके नोटिस भेजना, उसको टेक डाउन करना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो ये मेजर कैसा है, प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि उसको रोकना जरूरी है। द मेजर वॉज टाइम बाउंड, क्योंकि हमें टाइम बाउंड एक समय सीमा के अंदर करना है, एंड देयरफॉर नैरोली टेलर्ड, इसीलिए नैरोली टेलर्ड है, टाइम बाउंड है, केवल कुछ दिनों के लिए बैन है, और हमारे पास समय भी कम है कि हम सारे चैनल्स को नहीं हटा सकते, ठीक है। और नीट का पेपर मोस्ट प्रोबेबली लीक हो चुका है, मैं कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी जानकारियां वीडियोस सरफेस हो रही हैं जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि री नीट का जो कल पेपर है वो लीक हो चुका है, वो भी लीक हो चुका है। और कई वीडियोस तो ऐसे, मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, पेपर है। अब कल अगर वही पेपर आता है तो पता चल जाएगा कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है। पेपर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, डूब के मार जाना चाहिए, फिर इस्तीफा दे ही देना चाहिए फिर तो, है ना, इस्तीफा दे ही देना चाहिए, मतलब फिर तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस्तीफा देना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट, कोई कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत भी नहीं है, खुद ही दे दे इस्तीफा। और कुछ वीडियोस तो ऐसी भी सर्फेस हो रही है जिसमें बताया गया कि क्लैट 26 का पेपर भी लीक हुआ था। तो अब पता नहीं कौन कौन से पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या है कि एविडेंस जब तक कि हमारे पास पुख्ता ना हो या कोई कहीं से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना मिले, तब तक हम उस चीज को नहीं कह सकते, ठीक है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, इसको हम अफवाहों की तरह देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब पुलिस क्या करने जा रही है, पुलिस आपको रास्ता चलते क्या करेगी, पकड़ के बोलेगी कि लाओ फिंगरप्रिंट दिखाओ अपना, और फिंगरप्रिंट से क्या करेगी, फिंगरप्रिंट से मैच करेगी कि कहीं आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीजें कर सकती है, ठीक है। तो इसका पोर्टल का नाम याद रखेंगे, एनसीआरबी अभिज्ञान। ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट पुलिस आपका लेगी, ठीक है। क्या नाम है, एनसीआरबी अभिज्ञान। किससे लेगी, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, NAFIS, क्या है, नेशनल
ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। किसने क्रिएट किया है? एनसीआरबी ने क्रिएट किया है। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो इंडिया के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं उसका रिकॉर्ड रखती है, उसके डेटा जारी करती है हर साल। हम लोगों ने एनसीआरबी का डेटा भी कुछ दिन पहले पढ़ा था, लास्ट मंथ आया था ना, या लास्ट मंथ आया था, तो एनसीआरबी का डेटा भी पढ़ा था हमने, है ना। तो एनसीआरबी के डेटा में हमको पता चलता है कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोगों का मर्डर हो रहा है, कितने लोगों के साथ चोरी डकैती हो रही है, कितने लोग डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं, कितने क्राइम हो रहे हैं, बेसिकली हमको ये पता चलता है इसके अंदर। ऐप का नाम क्या है? अभिज्ञान ऐप। और फिंगरप्रिंट वाले सिस्टम का नाम क्या है? NAFIS। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द गवर्नमेंट से दिस विल फास्ट ट्रैक कर देगा, ठीक है। 1.29 करोड़ फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हैं किनके रिकॉर्ड्स के अंदर, और जिसके अंदर 9.91 लाख नार्कोटिक ऑफेंडर्स के तो नार्कोटिक ऑफेंडर्स के ज्यादा है, और 3.65 लाख ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के हैं, वो कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम होता है। ICJS क्या होता है? इंटरपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जुडिशियरी के अंदर और APO के अंदर एब्रीवेशंस आते हैं जिसका फुल फॉर्म लिखना होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म स्लैट में नहीं पूछते जनरली, ठीक है। काटने की भी जरूरत नहीं थी, लिख लिया तो खराब, वो कोई नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो एक, अब देखो क्या है कि पुलिस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमसे नहीं ले सकती। पुलिस अगर हमसे पूछती है कि भाई तुम बताओ कि तुमने क्राइम किया या नहीं किया, तो मेरा अधिकार है ना मैं चुप रहूं। यानी कि एविडेंस अगर कलेक्ट कर रही है पुलिस, क्या कर रहे हैं वो? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि जो एक एक्यूज्ड पर्सन है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। मैं चाहूं तो मैं कन्फेस कर सकता हूं, मैं अपने गुनाह को कबूल कर सकता हूं, लेकिन पुलिस मेरे को कंपेल नहीं कर सकती उस काम के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, देखो हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो 2022 का है, उसके अनुसार क्या है, ये ऑथराइज करता है मेजरमेंट्स के लिए। मेजरमेंट्स यानी कि फिंगरप्रिंट लेना, फोटो लेना, कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे इस तरीके की लेना, कोई भी फिजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, मेजरमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम, किससे लिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सड़क चलते किसी व्यक्ति से फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। केवल किससे लिया जा सकता है? अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो कन्विक्टेड है, जिसको सजा मिल चुकी है कोर्ट से। अ पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस, जो सिक्योरिटी रख के रिलीज हुआ है, बॉन्ड भर के रिलीज हुआ है। अ पर्सन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस, जिसको अरेस्ट किया गया किसी ऑफेंस के लिए। अ पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन किया गया, केवल इन 4 लोगों से ही लिया जा सकता है। The article raises a concern that random fingerprint scanning of any person on the street may not be automatically covered under section 3। इसके अंदर कवर्ड ही नहीं हो सकता, क्यों? मैं इन चारों कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहा, तो इस एक्ट के अनुसार वो मेरा फिंगरप्रिंट नहीं ले सकता पुलिस वाला। कैसे ले रहा है ना। तो एनसीआरबी का रोल आता है यहाँ पे कि वो कलेक्ट करते हैं सारे डेटा को, और उसको प्रोसेस करते हैं, शेयर करते हैं बाकी एजेंसीज के साथ, ताकि क्या हो सके, ताकि पुलिसिंग में उनको मदद मिल सके, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक्विट हो जाता है, यानी कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो एनसीआरबी को भी उसका डेटा क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। However, if a person released without trial, discharged or acquitted, the records are generally to be destroyed after legal remedies are exhausted। जब अपील करने की सारी सुविधाएं खत्म हो गई, अब अपील नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट, वो डिस्चार्ज हो गया, उसका ट्रायल भी नहीं हुआ, उसको रिलीज कर दिया बिना ट्रायल के, या एक्विट हो गया, वो उसका ट्रायल हुआ और वो एक्विट हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। अब हायर कोर्ट में अपील करने की जब तक सुविधा है, जितने दिन का समय है उतने दिन तो रिकॉर्ड रखेगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देना है। वैसे जनरली जो कन्विक्टेड है वो डिजिटल रिकॉर्ड 75 साल तक एनसीआरबी रखता है, ठीक है। 75 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है फॉर
किस पर्पस के लिए? फॉर एजुकेशन पर्पस, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई भी रिसर्च आप करोगे क्रिमिनल लॉ के अंदर तो आपको एनसीआरबी के डेटा से मदद मिलेगी कि अच्छा इतना क्राइम हो रहा है यहाँ पे, इस एरिया में क्राइम हो रहा है। और कैसे एडवांस पुलिसिंग के लिए कि हम कैसे पुलिसिंग को सुधारें जिससे क्राइम कम हो, है ना। तो उन सब चीजों के लिए आर्टिकल 21 को भी अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। क्यों? राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी के साथ प्राइवेसी भी तो है। राइट टू प्राइवेसी भी तो आर्टिकल 21 का पार्ट एंड पार्सल है। कौन कहता है? के एस पुट्टुस्वामी, के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो वो प्राइवेसी नहीं है क्या मेरी? वो मेरा डेटा नहीं है क्या जो मेरा फिंगरप्रिंट ले रहे हैं वो? आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरीनेस, आर्बिटरीली किसी का भी वो क्या कर रहे हैं? फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। और जब आर्बिटरीली कोई एक्शन लिया जाता है तो वो इक्वालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। उसमें फिर आप इक्वालिटी नहीं मांग सकते क्योंकि वो आर्बिटरीली, मैंने आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इसके खिलाफ नहीं लिया। सर आर्बिट्रेरीली मतलब कैसे? आर्बिटरीली मतलब जहां पर मेरे पास अधिकार है डिसाइड करने का, आर्बिटरीनेस, अधिकार जहां पर आ गया। पुलिस वाले के पास अधिकार आ गया ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका फिंगरप्रिंट लेना है, आपका नहीं लेना है, तो उसको बोलते हैं आर्बिटरी, ठीक है। जहां पर भी आर्बिटरी डिसीजन लेने के लिए किसी को ऑथराइज करेगा लॉ, वहां पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा ही होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमने सेल्फ इंक्रिमिनेशन को डिस्कस कर ही लिया। बाकी आर्टिकल 19 राइट टू मूव फ्रीली है ना, उसके ऊपर भी एक चिलिंग इफेक्ट रखेगा क्योंकि भाई फिर निकलते हुए आदमी डरेगा। लेकिन एक केस है बॉम्बे, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओगढ़, AIR 1961 लैंडमार्क केस है। क्या कहता है ये? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंपेलिंग एन एक्यूज्ड to give fingerprints, palm impression, foot impression, specimen handwriting or signature does not violate Article 23 Clause 3। ठीक है, तो ये भी है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई चैलेंज करता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के ऊपर, इसके ऊपर चैलेंज हो सकता है। बाकी तो कोर्ट का काम है देखने का, हमारा काम है अभी केवल ऐप का नाम याद रख लेने का, थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रख लेने का, बस, ठीक है। अब देखो एक ये कहना है कि कल्चर सेक्रेटरी बन गए हैं कौन? विवेक अग्रवाल, किसके अंदर? FATF। कल्चरल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जो है वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो FATF क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 कंट्रीज जो है उन्होंने बनाया था। कब बनाया था ये? 1989 में G7 कंट्रीज ने बनाया था, ठीक है। किस लिए बनाया था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आता है ना सबको? मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आता है? पैसे हेरा फेरी, हेरा फेरी है। किस तरीके से होती है ये हेरा फेरी? मतलब लॉन्ड्रिंग करना, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, Just like white धो देना collar उसको। crime. हाँ जी, Sir, just like white collar crime. हाँ, ये भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम, सही। और हवाला नेटवर्क के थ्रू मोस्टली ये काम किया जाता है। और उस हवाला नेटवर्क का फिर नेटवर्क ऐसा है कि वो पैसा जो है ड्रग्स में और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है। तो पहले शुरुआत में तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, FATF को। लेकिन बाद में ये टेरर फंडिंग को भी ट्रैक करने का काम करता है। ये केवल क्या करता है? ट्रैक करने का काम करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, रिकॉर्ड्स रखता है। रिकॉर्ड्स रखने के अलावा ये क्या करता है? लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आते हैं जिन कंट्रीज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि रोका जाए। और ब्लैक लिस्ट में वो आते हैं जो कि चाहते ही नहीं कि उनके देश में मनी लॉन्ड्रिंग रुके। वो एडामेंट है कि नहीं हमारे यहाँ जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, तो उसके लिए वो ब्लैक लिस्ट के अंदर उसको डाल देता है, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उसके साथ ट्रेड को सैंक्शन करना, ये सारी चीजें बाकी कंट्रीज कर सके। कोई एक्शन नहीं लेता, केवल वार्निंग जारी करता है, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में एक बार पाकिस्तान आ चुका है, ब्लैक लिस्ट में नहीं आया है, आना चाहिए। और हमने पाकिस्तान को बोला है फ्रैंकेस्टीन स्टेट UN के अंदर। फ्रैंकेस्टीन स्टेट क्या होता है? फ्रैंकेस्टीन स्टेट होता है जो स्टेट एक पावर को पालता हो और फिर बाद में वो पावर उसी का नुकसान करने लगे।
जैसे इन्होंने आतंकवाद को पाला और बाद में आतंकवाद ने इन्हीं का नुकसान करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये कैसे पालते हैं आतंकवाद को, क्यों पाला इन्होंने आतंकवाद? पाकिस्तान जब बना तो आतंकवाद से ग्रसित था। आतंकवाद से कैसे ग्रसित था कि बलोच रिबेल्स थे जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वहां पर प्रोटेस्ट करते थे और हमले वगैरह भी होते थे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का एक ग्रुप है जो कि एक्टिव है और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वो एक्टिविटीज अपनी करता रहता है। लश्कर तैयबा, अभी उस पर भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान जाता है इंटरनेशनल फोरम में कि भाई साहब हमें थोड़ा सा पैसे दे दो, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास पैसे दे दो हमको, जिससे कि हम आतंकवाद से लड़ सकें। तो पैसे दे देते हैं इनको। अब ये उन पैसों का क्या करते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को केटर करने के लिए। ISI के नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, ये पूरा का पूरा पैसा उनके पास जाता है, आतंकवादी संगठनों के पास, और ये लोग उनको जो जिनको ये पाल रहे हैं उनको तो एक गुड टेररिस्ट मानते हैं, और जो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं उनको बैड टेररिस्ट मानते हैं। तो जब तक ये ऐसे बाइफर्केट करके देखते रहेंगे कि ये गुड टेररिज्म है, ये बैड टेररिज्म है, तब तक टेररिज्म की समस्या पाकिस्तान के अंदर सॉल्व नहीं होने वाली, किसी भी देश में सॉल्व नहीं होने वाली। केवल पाकिस्तान की बात नहीं, इंडिया ने भी जब नक्सलवाद को बैड टेररिज्म मानना शुरू किया, उसके बाद ही हम उसको खत्म कर पाए ना, है ना। अगर हम भी उसमें फंसे रहते कि नहीं ये तो गुड टेररिज्म है, इनके पीछे तो बहुत बड़ा कॉज है साहब, इनको तो क्योंकि ये तो परसिक्यूटेड है इसलिए इन्होंने हथियार उठा लिए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, जहां पर उन्होंने हथियार उठाए हैं वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आतंकवाद है तो वो खत्म होना ही चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान को फ्रैंकेस्टीन स्टेट बोला है UN के अंदर, जवाब देते हुए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे वहां कश्मीर को लेके। तो हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है इस टाइम पर, POJ जिसको बोलते हैं, तो वहां पर अभी पिछले कुछ समय से, पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इंटरनल नहीं है, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट बोलेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। पीओके में पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को मार रहे हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ उस पे, POK पे, है ना, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये उनका इंटरनल मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैटर है, क्योंकि हमारे लोग हैं। जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो इंडिया है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो चीपेस्ट पावर है, पावर की सारी लड़ाई है, एनर्जी की सारी लड़ाई है पूरी दुनिया के अंदर, है ना। कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत सारी पावर है लेकिन बस हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं ग्रिड चाहिए हमको, बस अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ग्रिड सुधारने हैं, अपने ग्रिड को मॉडर्नाइज करना है। कह रहे हैं कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी, अगर हम सोलर या विंड को देखें, क्योंकि वही सबसे सस्ती है, चीपेस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे सस्ती क्या है, सोलर और विंड। तो सोलर और विंड की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 50% के आसपास है। जो टारगेट हमको 2030 में अचीव करना था अपने NDC के अनुसार, वो हमने 2025 में अचीव कर लिया। सब्सिडी भी देती है, तो उसके लिए योजना है ना, कौन सी योजना है बताओ, कितनी बार आ चुकी है योजना वाली? 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली, क्या है, मुफ्त बिजली हर घर योजना, और प्रधानमंत्री सूर्य बिजली योजना करके, वो वाटर पंप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और हर घर में जो रूफटॉप लगता है वो वाली योजना है, ठीक है। तो 2 योजनाएं हैं, उनका नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई साहब सोलर और विंड पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो हमारे पास है, यानी कि बहुत सारे जो सोलर पावर प्लांट हमने लगा तो लिए हैं लेकिन उसको ग्रिड से कनेक्ट नहीं करा। उसको ग्रिड से कनेक्ट नहीं करा तो क्या होता है, मतलब ग्रिड से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है वो। क्या कह रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ग्रिड बॉटलनेक है, क्योंकि सोलर एंड विंड प्लांट्स कैन बिल्ड इन 12 to 18 months। उसको तो 12 से 18 महीने में हम सोलर प्लांट को बना लेंगे, विंड प्लांट को बना लेंगे।
लेकिन उसको जो हमें तार बिछाने पड़ेंगे उसके लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो हम लोग सोलर तो बड़ी तेजी से बना रहे हैं, विंड विंड टर्बाइन तो बड़ी तेजी से बना रहे हैं, लेकिन उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हम ग्रिड के साथ। ठीक है, तो इसके लिए क्यों है स्लो? क्योंकि लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके साथ में राइट ऑफ वे इशू कराना पड़ेगा, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे। तो वो क्योंकि बहुत लंबी लंबी तारें बिछानी पड़ती है, तो उसके लिए ग्रिड की कनेक्टिविटी के लिए क्या है, बहुत सारी हर्डल्स है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी तो है बट इट इज स्ट्रैंडेड, क्योंकि सोलर प्लांट रेडी है, इलेक्ट्रिसिटी चीप है, बट ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट रेडी। अब मैंने ऊपर सोलर पावर पैनल लगा रखा है, लेकिन मैं उसमें तार ही ना कनेक्ट करूं, तो क्या फायदा उस सोलर पैनल का? कोई फायदा नहीं है। वो क्या बन जाएगा? स्ट्रैंडेड बन जाएगा। अब कहूंगा कि भाई साहब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो है, बट मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा। अब देखो कितना बड़ा गैप है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो है 50%, लेकिन हम उससे एनर्जी बना रहे हैं 14-15%। तो कितना कम यूज कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी आज भी हम कोल पे ही डिपेंडेंट है, 43% हम कोल से एनर्जी ले रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमको हमको नए पावर प्लांट की जरूरत नहीं है, सोलर पावर प्लांट की या विंड टर्बाइन की, हमको उसको कनेक्ट करने की जरूरत। और कनेक्ट करते ही हमारा 1000 गीगावाट का एडिशनल एनर्जी आएगी, क्लीन एनर्जी होगी, जो कि 1000 गीगावाट की। जबकि देखो हमारा जो टारगेट ही कितना है, जो इंडिया एडेड अराउंड 44.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2020। पूरे साल में हमने 44 गीगावाट ऐड करी है, और 1000 गीगावाट केवल कनेक्ट करने से ही हो जाएगी, नई बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल सोलर कैपेसिटी देख लो कितनी है। टोटल सोलर कैपेसिटी हमारी 132 गीगावाट है, विंड कैपेसिटी टोटल 54 गीगावाट है। इन दोनों को मिला के नहीं है 1000 गीगावाट। और वो कह रहे हैं कि केवल कनेक्ट करने से, केवल ग्रिड से कनेक्ट करने से 1000 गीगावाट हम लोग एडिशनल क्लीन एनर्जी बना सकते हैं। तो हम लोगों को नई लाइंस बनाने के साथ साथ पुरानी लाइंस जो पड़ी हैं उसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसका यूजेज ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इन्होंने कुछ सजेशन दिए उसके लिए, 4 सॉल्यूशन। क्या कहा है? एड स्टोरेज एट रिन्यूएबल एनर्जी साइट। जहां पर सोलर पावर प्लांट लगा है, विंड टर्बाइन लगी है, वहां पर क्या करो, स्टोरेज बनाओ, बैटरी लगाओ वहां पर। क्यों? मान लो कि अभी हम 15 गीगावाट आवर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं एक उससे सोलर पावर प्लांट से, 15 गीगावाट आवर। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन हम कर पा रहे हैं 10 गीगावाट आवर, बाकी की तो वेस्ट जा रही है। उसको क्या करो, स्टोर कर लो। अब रात को क्या होगा? रात को सन नहीं होगा, तो रात को वो 15 गीगावाट आवर प्रोड्यूस नहीं करेगा। उस समय जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको ट्रांसमिट करो। तो इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी लाइंस हैं उसका यूजेज कैसा हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सजेशन ये देते हैं, यूज कोल कॉरिडोर फॉर क्लीन पावर। यानी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स के पास लाइंस बिछी हुई हैं, लेकिन वो उतना एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जितनी कैपेसिटी की उनके पास ट्रांसमिशन लाइंस है। तो ऐसे कोल और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके पास में क्या लगा दो, रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा दो, जिससे कि एग्जिस्टिंग लाइन को हम यूज कर सकें। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं, यूज एग्जिस्टिंग सब स्टेशन। जो सब स्टेशन हैं, जो एग्जिस्टिंग सब स्टेशन हैं, जो अंडर यूज है, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्लेस ओल्ड वायर विद मॉडर्न कंडक्टर्स। तो पुरानी वायर्स को हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, नए कंडक्टर्स लगा सकते हैं, नई वायर्स लगा सकते हैं, जिससे कि वो, जैसे पुरानी वायर्स जो है वो कम बिजली को लेके जाती है, वो सैगी भी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो ऐसे लटक जाती है गर्मी की वजह से एक्सपेंड होके। तो फिर उनकी जो कैपेसिटी टू जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसी लाइंस को रिप्लेस करके नई लाइंस लगाने की जरूरत है। ये 4 सजेशन इन्होंने सर एक बार दिए हैं। थर्ड वाला सजेशन एक बार बता दो प्लीज। थर्ड वाले सजेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग वो है सब स्टेशन है। एक तो हो गया मेन स्टेशन, एक हो गया सब स्टेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी के, जो आपके घर के पास भी होगा। ऐसे सब स्टेशन सर अंडर यूज्ड हैं। सर मैनी सब स्टेशन सब जैसे स्टेशन
बिजली घर जिसे कहते हैं, हाँ, वो बिजली उस घर टाइप जिसे में। कहते हैं आप, एकदम सही। ठीक है, तो सीधे सीधे सब स्टेशन से ही कनेक्ट कर सकते हैं, कह रहे हैं कि मेन ग्रिड में भेजने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सब स्टेशन में भेज के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, क्यों जरूरी है, क्योंकि सोलर एनर्जी कहाँ पर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है हर तरह की एनर्जी, सोलर राजस्थान में, विंड महाराष्ट्र गुजरात में, उधर जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उधर है ज्यादातर, है ना। तो डिमांड कहाँ पर है, जहाँ इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ सिटीज है, डिमांड वहां पर है। तो ट्रांसमिशन लाइंस को हमें क्या, इसको ग्रिड को क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ये सारी जो सजेशंस हैं इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक हम लोग कई बार इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किससे आया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। इससे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं हुआ करता था हमारे देश में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, क्यों आया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों आया। 19 ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ ना, अ, हाँ 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1985 में। तो इससे पहले क्या था कि ऐसा कोई नियम नहीं था एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा। और क्यों आया ये नियम, क्योंकि 1985 में एक एमपी था, या शायद हाँ एमपी था एक, जिसने दिन में 4 बार अपनी पार्टी बदल ली थी। पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में चला गया, फिर दोपहर के बाद वो फिर वापस कांग्रेस में आ गया, शाम होते होते फिर बीजेपी में चला गया, और रात होते होते फिर कांग्रेस में आ गया। आया राम गया राम के नाम से वो फेमस हो गया, आया राम गया राम। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक लॉ बनाया गया कि ऐसे कोई भी अगर पार्टी डिफेक्ट करेगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। उस डिफेक्शन के लिए नियम बनाया गया कि कौन किसकी किसकी जाएगी, ही हु वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। जो एमपी एमएलए अपनी पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप करता है तो उसकी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली भी चली जाएगी। ठीक है, ही हु वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी विप। पार्टी ने अगर व्हिप जारी किया है, व्हिप मतलब मान लो संसद के अंदर वोटिंग हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही है, तो बीजेपी अपनी व्हिप जारी करेगी, कांग्रेस अपनी व्हिप जारी करेगी। व्हिप क्या होता है, वो बताएंगे कि तुमको यस में वोट करना है या नो में करना है। और पार्टी व्हिप के अगेंस्ट अगर आपने वोट कर दिया तो दिस बिकम्स ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है वो बाद में क्या करता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो नॉमिनेट होने के बाद शुरू के 6 महीने तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद वो नहीं कर सकता। ठीक है, 6 महीने के बाद करेगा तो उसकी भी सीट चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप। जो फ्रेज यूज हुआ है क्या है, ही हु वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप। तो इसके ऊपर क्या है कि ये कहा गया कि मर्जर अगर करना होगा पार्टी का तो पूरी पार्टी डिफेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर कहा गया शुरू में कि 1/3 मेंबर अगर क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, मतलब 100 लोगों की पार्टी है, उसमें से 33 लोग अगर टूट के जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्प्लिट बोलेंगे। और ऐसा स्प्लिट, अगर कोई पार्टी स्प्लिट होती है तो किसी की मेंबरशिप नहीं जाएगी। क्या था, 1/3। ठीक है, फिर इस स्प्लिट वर्ड को चेंज किया गया क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा था। पहले 1-2 एमपीएमएलए खरीदे जाते थे, अब 1/3 एमपीएमएलए खरीदे जाने लग गए, तो इसका मिसयूज होने लगा। तो कहा गया कि नहीं, 1/3 नहीं, 2/3। और स्प्लिट नहीं, मर्जर। स्प्लिट नहीं, मर्जर। अब क्या, अगर मर्जर होता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी में तो क्या होगा, फिर वो डिफेक्शन नहीं होगा। अब इसका भी मिसयूज होने लगा। इसका मिसयूज कैसे होने लग रहा है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के 2 धड़े हो गए, मतलब शिवसेना क्या क्या हो गया, शिवसेना का मर्जर हो गया बीजेपी में।
हाँ, टीएमसी का मर्जर हो गया बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का मर्जर हो गया बीजेपी में, आम आदमी पार्टी के मेंबर्स का राज्यसभा के, और टीएमसी के भी राज्यसभा मेंबर्स का बीजेपी में मर्जर हो गया। 2/3 मेंबर से ज्यादा टूट के चले गए। तो अब इसका जो मिसयूज हो रहा है, इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। कह रहे कैन 2/3 एमपीज एमएलए अलोन क्रिएट अ वैलिड मर्जर। मेन पार्टी नहीं जा रही है, आम आदमी पार्टी का मर्जर नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के जो लेजिस्लेचर्स थे किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर, उसके 2/3 मेंबर्स टूट के कहां चले गए, बीजेपी में चले गए। तो क्या कुछ 2/3 एमपी एमएलए अलोन क्रिएट अ वैलिड मर्जर, और मस्ट द ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वो पूरी की पूरी पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो मर्ज, दोनों मर्ज हुए हैं या फिर सिर्फ उसका मर्जर हुआ है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो क्या कहता है ये, द स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू इज दैट द मर्जर कैन नॉट बी ओनली ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी। लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर है, क्या है, केवल लेजिस्लेचर पार्टी का मर्जर नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर पार्टी क्या है, जैसे अगर हम बीजेपी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, और मोदी जी हो गए जी, और नितिन गडकरी जी हो गए, और पूरी इनकी गवर्नमेंट हो गई, ये जितने भी एमपीज हैं ये सब क्या है, ये लेजिस्लेचर पार्टी, क्या है, लेजिस्लेचर पार्टी, क्योंकि ये लेजिस्लेचर के अंदर बैठे हैं। तो क्या 2/3 मेंबर्स केवल लेजिस्लेचर के टूट के जा रहे हैं, लेजिस्लेचर पार्टी के टूट के जा रहे हैं, पूरी पार्टी के नहीं टूट रहे, केवल लेजिस्लेचर पार्टी के टूट रहे हैं, तो क्या उसको मर्जर कहा जा सकता है, ये सवाल उठा रहा हूं। तो कहना है कि द स्ट्रॉन्गर, ये तो पढ़ लिया हमने, अदरवाइज द एंटी डिफेक्शन लॉ बिकम्स मीनिंगलेस। क्योंकि अगर हम पूरी की पूरी पार्टी की बात नहीं करेंगे, कोई कुछ कहना चाहता है क्या, हाँ लकी बताओ। सर ये एक बार थोड़ा सा दोबारा मेरे को बता सकते हैं, वो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी क्या मर्जर की कंफ्यूजन है, 2/3 कि इसमें की जो ये 2/3 वो है जो काम कार्य करता है वो मर्जर कर सकते हैं, और पार्टी ने इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। यही कंफ्यूजन तो सबको हो रही है, ये कंफ्यूजन तो पूरी दुनिया को हो रही है कि क्या केवल लेजिस्लेचर पार्टी के टूट जाने से, क्या केवल लेजिस्लेचर पार्टी के टूट जाने से मर्जर मान लेंगे, या पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को जाना पड़ेगा। यही सवाल इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने उठाया है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको, ये जो लॉ है इट इज फॉलोइंग आउट, ये खोखला होता जा रहा है। कैसे, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज मेड टू प्रिवेंट बिट्रेयल ऑफ द मैंडेट। जो हम लोगों ने वोट दिया, उस वोट के लिए हमने किसके लिए वोट दिया, हमने बीजेपी पार्टी के लिए वोट दिया, या कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दिया, या तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट दिया, किसी पार्टी के लिए वोट दिया ना, उस पार्टी के लिए वोट दिया, फिर उसी एमएलए एमपी ने क्या किया, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट इज फॉलोइंग आउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, बट नाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग दिस लॉजिक, इफ वन मेंबर डिफेक्ट्स इट इज इलीगल, अगर एक मेंबर जा रहा है तो इलीगल है, इफ मेनी मेंबर्स डिफेक्ट टुगेदर इट बिकम्स अ मर्जर, तो वो मर्जर मान ले रहे हैं, ठीक है। दिस कन्वर्ट्स द एंटी डिफेक्शन लॉ इन अ नंबर गेम, केवल नंबर गेम हो गया। पहले कम एमपीज खरीदने पड़ रहे थे, अब ज्यादा खरीदने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए पेपर ज्यादा लीक कराने पड़ेंगे, पैसे इकट्ठा करने हैं ना, और भी कई सारी चीजें। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इन केसेस को आप लोग याद रखना, मतलब केस के नाम आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, जो प्लेट वाले हैं, बाकी जो जुडिशरी वाले उनको तो ये सारे केसेस के नाम याद होंगे ही, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस है ना, लैंडमार्क केसेस हैं ये सारे। लाइट चली गई, इसको बंद करना पड़ेगा, पंखा चला दो। तो की हो तो होलो होन वर्सेस जचिल्लू, क्या कहता है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो 10th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और कहा कि इसके अंदर जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, चेयरमैन या फिर स्पीकर लेगा, और चेयरमैन और स्पीकर कैसे लेगा डिसीजन,
ट्रिब्यूनल की तरह लेगा। जब चेयरमैन या स्पीकर डिसीजन ले रहा है, अगर राज्यसभा का मैटर है, राज्यसभा के एमपीज के डिफेक्शन का मैटर है, तो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर लोकसभा का है तो स्पीकर, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर वो डिसाइड करेगा। लेकिन वो क्या माना जाएगा उस टाइम पे, वो ट्रिब्यूनल की तरह माना जाएगा और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या कहा कि द कोर्ट हेल्ड दैट वॉलेंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्मली जिस दिन साइन करके वो छोड़ेगा पार्टी उसी दिन मानेंगे। जैसे राघव चड्ढा को क्या देखा हमने कि जिस दिन उसने साइन करके पार्टी छोड़ी उस दिन उसी दिन नहीं मानेंगे, उससे पहले भी मान सकते थे और उसको डिफेक्ट कर सकते थे। कैसे? उसके कंडक्ट से। उसने पार्टी मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया, उसने दूसरे पार्टी के लोगों के साथ ज्यादा अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए, पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा कि उसने, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, कंडक्ट से भी इन्फर्ड किया जा सकता है कि वो व्यक्ति पहले ही डिफेक्ट कर चुका है पार्टी से। ठीक है, जगदीश सिंह के, अच्छा ऐसे में अभी राघव चड्ढा वाले केस में ऐसा क्यों नहीं होता? राघव चड्ढा वाले केस में अगर आम आदमी पार्टी वाले चेयरमैन के पास जाते भी कि साहब ये राघव चड्ढा जो है ये कंडक्ट से हमको लग रहा है कि ये बीजेपी में जा चुका है और इसको इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इसका जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दो, तो चेयरमैन क्या करता? चेयरमैन उसको लटका के रखता 5 साल, जब तक उसका टर्म पूरा नहीं हो जाता राघव चड्ढा का, तब तक उसको लटका के रखता, है ना, या जब तक वो एक्चुअली डिफेक्ट ना कर देता। ठीक है, तो जगजीत सिंह वाले केस में क्या कहा? द कोर्ट हैड दैट क्लेम ऑफ स्प्लिट और मर्जर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड मैकेनिकली, द स्पीकर मस्ट एग्जामिन वेदर द लीगल कंडीशंस आर एक्चुअली सेटिस्फाइड, जो ऊपर लीगल कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। राजेंद्र सिंह राणा में क्या कहा? द कोर्ट हेल्ड दैट कंडक्ट such as supporting another party to form government may amount to voluntarily giving up party membership, यानी कि सीधे सीधे कंडक्ट पे आधारित कैसे माना जाएगा? वो दूसरे पार्टी की सत्ता बनाने के लिए उसको मदद कर रहा है, वॉकआउट कर जा रहा है, जिससे कि वो जो अपोजिंग पार्टी है उसको फायदा मिले। तो कई जगह ऐसा लिखा है ना कि इस कानून को, इसको पास करने के लिए क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी, 2/3 वोट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में से वो बाहर चला गया, प्रेजेंट एंड वोटिंग के नंबर कम हो गए, तो 2/3 मेजोरिटी के नंबर भी कम हो गए, या 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मांग रहा है तो वो भी कम हो गए। तो उन नंबरों को कम करने के लिए मदद कर रहा है, तो भी क्या मान सकते हैं कि वो पार्टी से डिफेक्ट कर चुका है। ठीक है, एक ये केशव मेघ चंद्रा सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर। इसके अंदर क्या कहा कि जो स्पीकर है या चेयरमैन है उसको जनरली 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लेना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस को, लेकिन नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब रूल, क्योंकि स्पीकर क्या है, स्पीकर भी तो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो सांसद हैं, जो मेंबर्स ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट, जो मेंबर्स हैं उस हाउस के, तो उस हाउस के मेंबर्स ही चूज करते हैं स्पीकर को या चेयरमैन को, है ना। तो जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की पार्टी का बनेगा, बीजेपी की मेजोरिटी होगी बीजेपी की पार्टी का बनेगा, कांग्रेस की मेजोरिटी होगी तो कांग्रेस की पार्टी का बन जाएगा। तो अपनी पार्टी को जहां पर वो फेवर कर सकेगा, जहां पर उसको लगेगा कि सामने वाली पार्टी का टूट के बंदा कहाँ आया है, हमारी पार्टी में आया। अब सामने वाली पार्टी भले ही कहती रहे कि इसको एंटी डिफेक्शन के तहत इसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दो, वो नहीं करेगा, वो कहेगा कि अभी लटकाए रखो, हियरिंग ही नहीं करेगा। उसके हो जाएंगे 5 साल पूरे, जितना टर्म है उसका पूरा हो जाएगा, टर्म पूरा हो जाएगा वो केस वैसे ही लैप्स हो जाएगा, खत्म हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो सुभाष देसाई के अंदर क्या कहा? सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर डिलीशन ऑफ द स्प्लिट एक्सेप्शन a split in the legislature party cannot be used as defense under 10th schedule। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि स्प्लिट वाला हटा दिया था 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 52nd से तो ये आया 10th शेड्यूल, और इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, जहां पे 1/3 और स्प्लिट को हटा के 2/3 और मर्जर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद से वो यूज नहीं हो सकता। स्पीकर का रोल आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्पीकर का क्या रोल होगा इसके अंदर, वो ट्रिब्यूनल की तरह बिहेव करेगा, जुडिशियल बॉडी की तरह। डेमोक्रेटिक कंसर्न क्या है? वोटर्स मैंडेट, हमने वोट किसी को दिया, किसी और पार्टी में दिया, पार्टी सिस्टम, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। इसके अलावा एक सिकल सेल
कल सिकल सेल डे था, उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है और इंडिया ने एक टारगेट रखा है 2047 तक सिकल सेल डिजीज को इरेडिकेट कर देने के लिए। तो इसको हल्का सा देख लेना, द्रौपदी मुर्मू ने ये बोला है, बाकी इसके अंदर जो सिकल सेल डिजीज के बारे में हमने कल डिस्कस किया था वही है। और सिकल सेल डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए 2047 का टारगेट रखा है द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके अलावा ये है एक आर्टिकल, ये मैंने आप लोगों के पढ़ने के लिए, ये वही है, राइट टू वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है, उसी के ऊपर आर्टिकल भी निकला है। तो ये आप लोगों को पढ़ने हैं दोनों आर्टिकल, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जी। मार्गदर्शन सर आपने वो बताया था कि लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का वो क्लियर नहीं है, और जो आप बता लेजिस्लेचर रहे थे पार्टी देखो मैं बताता हूँ। लेजिस्लेचर पार्टी हो गई, आप मोदी जी को तो जानते हो, है ना, राजनाथ सिंह को भी जानते हो, और लेजिस्लेचर पार्टी एलपी, लेजिस्लेचर पार्टी के अंदर आ गए मोदी जी है, और इधर वो है राजनाथ सिंह है, और जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी जितने भी हैं बीजेपी के, वो सब क्या है, लेजिस्लेचर पार्टी हैं। एक हो गई पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर जेपी नड्डा भी आते हैं, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी भी आते हैं, जिसके अंदर मुरली मनोहर जोशी भी आते हैं। ये एमपीज नहीं है ना, ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं। ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी होती है, उसमें से जो चुने हुए जो लोग इलेक्शन जीत गए वो लोग मिलके बनाते हैं लेजिस्लेचर पार्टी। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये एक सुप्रीम कोर्ट के केस में भी बताया गया। देखो इनका डिफरेंस इसमें बताया गया है सुभाष देसाई में स्प्लिट। हाँ, इसके अंदर इट ऑल्सो एम्फेसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर पार्टी, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप एग्जाम के अंदर, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो पार्ट है लेजिस्लेटिव पार्टी वो का, बट लेजिस्लेटर अदर पार्टी है, वो लेजिस्लेटर बन गए ना। पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, बाकी जो बिगर पार्टी है बीजेपी जो है, अब बीजेपी का मेंबर मैं भी हो सकता हूँ, हो सकता है, मतलब मैं अभी वो ऑनलाइन बीजेपी मेंबरशिप मिलती है ना बीजेपी की, और बाकी पार्टी की भी मिल रही है आजकल, तो पता नहीं किस किस की मिल रही होगी। तो बीजेपी ने तो कैंपेन शुरू किया था ऑनलाइन मेंबरशिप का, तो मेंबर तो मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन तो नहीं जीत गया। जब मैं इलेक्शन जीतूंगा तब मैं लेजिस्लेचर पार्टी का मेंबर बनूंगा। ठीक है, ओके समझ में आया सर, दोनों का वो जो डिफरेंस? आप बता रहे थे, हाँ सर, और राघव चड्ढा वाला जो बता रहे थे वो तो मर्जर था ना पार्टी का। हाँ, वो मर्जर था राघव चड्ढा वाला, क्योंकि वो 2/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी क्या हुए थे, डिफेक्ट होके बीजेपी में शामिल हो गए थे। सर जब 2/3 मेंबर ही होंगे वो जब भी मर्जर वो होगा। हाँ, 2/3 से कम में मर्जर नहीं मानेंगे। तो सर अगर 2/3 से कम हो रहे हैं फिर क्या होगा उसमें? 2/3 से कम होगा तो फिर उनकी मेंबरशिप चली जाएगी लॉ के अनुसार। एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी यही देखा ना हमने सबसे पहले। देखो सबसे पहले क्या देखा, ये 4 पॉइंट देखे कि किन 4 लोगों की मेंबरशिप चली जाएगी। ही हु वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। अब इसका एक्सेप्शन है, इस वाले क्लॉज का एक्सेप्शन है कि 2/3 अगर टूट रहे हैं तो उसको मर्जर मान लेंगे। ठीक है, ओके सर। आप अब बताओ बताओ बताओ। पैसे, हाँ वो तो पैसे, और हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसके बिना कौन जा रहा है, उसके बिना आज तक किसी ने डिफेक्ट नहीं करी अपनी पार्टी।